हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन जो यूपीएससी एग्जाम की है बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, सामान्य अध्ययन जो पहला पेपर है जिसमें आप सभी के लिए ईवीएस से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट को आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस हो रही हैं। ये जो पार्ट है ये फोर्थ पार्ट है, जिसको आप सभी अच्छे से करिएगा, बिकॉज इतने जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, 100+ क्वेश्चन का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे मैं आपका पीसीएस लेवल की बात करती हूँ, चाहे मैं किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है सामान्य अध्ययन जीएस वाला टॉपिक है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसी के अंदर ईवीएस वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। एंड यस, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे हमारा कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं जो कि आप ले सकते हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आप सभी को ये कोर्सेज मिल रहे हैं। पहला कोर्स जो चल रहा है हमारा वो सामान्य अध्ययन बैच है। दूसरा हमारा है जो कि आपका हिंदी साहित्य का कल्याण बैच। तो आप ऐप के थ्रू जाकर ऐप को डाउनलोड करके, अध्ययन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ पे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे कि पहला सेक्शन है यूजीसी, देन है असिस्टेंट प्रोफेसर, देन है कॉम्बो बैच। तो जो टेस्ट सीरीज का भी सेक्शन है, तो जो आपको बाय करना है, जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, जिसकी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी एग्जाम, मैं सभी कोर्सेज की बात करूंगी। तो जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आप सभी को सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं आप सभी के साथ में फीचर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। तो फीचर्स क्या है, सारी कंप्लीट क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। इन केस अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड आपको देखने को मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, डिस्कशन, लाइव डिस्कशन, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन आता है कि मैम आपके इतने रेट कम क्यों है? भैया हमारे रेट कम नहीं है, हमने बिल्कुल अच्छा पैकेज बनाया आप सभी के लिए, ताकि आप सब एजुकेशन को ले पाए, एजुकेशन को गेन कर पाए, ऑनलाइन एजुकेशन को फोकस कर पाए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे थोड़ा गांव के एरिया में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो इसी पर्टिकुलर माध्यम के थ्रू, एच एन अध्ययन के माध्यम के थ्रू ये क्लासेस को बाय करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाती है क्लासेस। उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज PK93। PK93 रेफरल कोड है, जिससे आपको और ज्यादा 15 से 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। द डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा फॉर द एफर्ट टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्फ्रेंस इन द ऑन द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन के लिए जो प्रयास करे जाते हैं उसके दस्तावेजों के लिए मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा कार्टा एक ना लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है उससे रिलेटेड, रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैग्ना कार्टा के अकॉर्डिंगली? मैग्ना कार्टा मतलब रिलेटेड और एफर्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, जो कि 1972 में आया था। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि हाँ, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में आया था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, EIA का मतलब क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपी एक्ट है, उसके अंदर EIA भी था। मैंने आपको कराया भी था, जिसका मतलब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम क्या होता है? पर्यावरण प्रभाव आकलन का काम क्या होता है? असेसमेंट का काम क्या होता है? मूल्यांकन का काम क्या होता है कि सही तरीके से एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को मूल्यांकन करें। भैया कितना टेम्परेचर, मतलब कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कितना नहीं है, ठीक है, उसको सही तरीके से प्रभाव को बताएं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास ऑन हो गया था। 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन इज नोन एज। अल्ट्रावायलेट रेज को जो एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं? सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये कौन से लेयर में होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है ना, समताला मंडल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
64 हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर इलेक्टेड अंडर अंडर द रियो समिट। जैसे कि आप सभी को पता है रियो समिट एक जैसा है, अर्थ समिट हो गया, रियो समिट हो गया, जो कि कहाँ पर हुआ, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ, रियो डिक्लेरेशन भी उसे कहते हैं। अब इसमें कितने प्रिंसिपल्स हैं, तो आप सभी ने देखा होगा एजेंडा जो 21 है, प्रिंसिपल 27 है भैया, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना 21 से 27 में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 है, एजेंडाज जो होते हैं ना वो 21, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो 27 है। अब उन 27 प्रिंसिपल या 21 एजेंडा को रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। Who represented India at a Human Environmental Conference, Stockholm in 1972? ठीक है, 1972 में जो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था, भाई इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। अकॉर्डिंग टू द नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000, द परमिसिबल नॉइज लिमिट फॉर द साइलेंस, ये साइलेंस में ही पूछा गया है। अब ये डे टाइम के पूछा गया है या नाइट टाइम के लिए, तो देखो ये मुझे समझ में आ रहा है इसके ऑप्शन से, कहीं ना कहीं ये डे से पूछ रहा है, तो डे का तो होता है 50 डीबी, मतलब डेसिबल, 50 डेसिबल, और मैं अगर नाइट टाइम की बोलूँ तो फिर 40 होता है, 40 डीबी, ठीक है। तो अब आपको ना ऑप्शंस के हिसाब से समझ में आ रहा होगा ये क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, तो 50 आ जाएगा आंसर। 67 क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरल्टी टू द एनिमल एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू द एनिमल एक्ट है, जो पशु क्रूरता जो एक्ट है, अधिनियम, तो वो कब आया था, 1960 में आया था, 1960 में आया था, ठीक है, इसको लागू किया गया था। डैश आर फाउंड इन द एग्रीकल्चरल वेस्ट, कौन सा एग्रीकल्चर वेस्ट कृषि में पाया जाता है, ठीक है, तो भैया वहां पे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, आप सभी को पता है, कीटनाशक यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारे बॉडी के लिए भी हानिकारक है, जिससे कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है, लेकिन यूज कहाँ पे किया जाता है ये पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर वेस्ट को, तो वो पेस्टिसाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स यूज इन, कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एम है, जो हमें कम करना है, जो हमें एलिमिनेट करना है, वो कौन से में है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया है। उसमें मैंने बताया भी था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि परफ्यूम्स में भी होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, फॉर्म इंडस्ट्रीज हो गई, और आपका एयर कंडीशनर हो गया, एसीज हो गए, तो मैक्सिमम सभी चीजों में हम यूज कर रहे हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हमें कम करना है, हमारा एम यही है कि हमें कम करना है, सभी आ जाएंगे इसमें से। इन विच यूनिट साउंड इज मेजर्ड, कौन से यूनिट में साउंड को मेजर किया जाता है, तो ये बहुत इजी है, किलोमीटर नहीं होगा, पैस्कल नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा, डेसिबल, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया नॉइस को हम, साउंड को हम डेसिबल में ही यूनिट वाइज मेजर करते हैं। 71 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन व्हाट क्योटो प्रोटोकॉल सेट इमिशन रिडक्शन टारगेट टू द ग्रीन हाउस गैसेस, तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो टारगेट है वो क्या है, तो वो यही है CO2 इमिशंस को, CO2 को हमें इक्विवेलेंट करना है ना, CO2 को हमें कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कम करना है, राइट, ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम करना है, जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, तो उसमें से वो CO2 है। क्लियर, देखो ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने करवाए हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रही हूँ, और ये है रैपिड फायर राउंड, ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब ये जल्दी जल्दी से आप जो क्वेश्चंस है ना उस पे जा रहे हैं। व्हेन डिड द क्योटो प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू द फोर्स, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल कब नहीं आया, कब बोला है कि फोर्स में कब आया, 2005 में फोर्स में आया, ठीक है, 2005 में फोर्स में आया। अब आपका ये क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल पहली बार एंटर कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप सभी को मुझे कमेंट डाउन करना है, ठीक है, मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगी इसका आंसर। व्हेन इज द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर, ठीक है, तो जो अवधि थी, पहली अवधि जो थी, पीरियड था, वो कब एक्सपायर हुआ, कब समाप्त हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है दो अवधि में क्योटो प्रोटोकॉल को बांटा हुआ था। पहली अवधि में सभी ने, मैक्सिमम सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सेकेंड अवधि में मैक्सिमम सभी कंट्रीज ने, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जैसे कि अब मैं बोलूँ चाइना, यूएस, इंडिया, सबने अपना ना, जापान, सबने अपना नाम हटा दिया था सेकंड कमिटमेंट में, ठीक है, तो ये फर्स्ट कमिटमेंट कब एंड हुआ,
तो अगेन 2012 ही होगा ना, 2008 से 2012 तक चला था, 2012 से 2020 तक चला था। तो इस तरीके का कमिटमेंट पीरियड था। पहला 8 से 12 था और 12 से फिर 20 सेकंड वाला था। तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब एंड हुआ, तो 2012 हो जाएगा। 74th क्वेश्चन, व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू द फोर्स? फोर्स में कब आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 89 में, 87 में ये आ गया था, लेकिन फोर्स में कब उसे लागू किया गया, तो 89 में लागू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कंट्रोल्ड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो ओजोन डिप्लीटिंग के लिए कंट्रोल किए जा रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, नियंत्रण बनाने के लिए? ठीक है, ओजोन की परत में नष्ट करने वाले पदार्थों में से कौन सा पदार्थ मौजूद है? तो भैया यहाँ पर कार्बन और ब्रोमाइन है। क्या है? कार्बन और ब्रोमाइन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। क्लोरीन नहीं होगा, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर भी क्लोरीन अगेन है। क्लोरीन और नाइट्रोजन तो वैसे भी नहीं आएगा। ब्रोमाइन है और कार्बन है। जैसे कि आप सभी को पता है, कार्बन CO2 को हमें कंट्रोल करना है, इमिशंस को हमें रिड्यूस करना है, और ब्रोमाइन भी एक ऐसा ही पार्टिकल है, ऐसा ही सब्सटेंस है बेसिकली, जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने की बात करती है। इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। ठीक है। 76 question, when which amendment was agreed to phase out the HFC? HFC is हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत में जो HFC है, उसके तरीके को समाप्त करने के लिए किस संशोधन पर सहमति बनी? तो बताइए, HFC के लिए कौन है? ऑब्वियसली किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट आया था ना, जो कि HFC पे डील करता है। लेकिन ये किसका पार्ट है? ये है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के अंदर ही किगाली एग्रीमेंट आया। ठीक है। नेक्स्ट, what is the mean of the Stockholm Convention on persistent organic pollutant, POP, that is persistent organic pollutant का क्या एम है? स्टॉकहोम कन्वेंशन में बोला गया था कि भैया इन persistent pollutant को, organic pollutant को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, खतरनाक है पीओपी। ठीक है, पीओपी को हमें खत्म करना है। तो ये एम है स्टॉकहोम का, जो कि 1972 में आया था। ठीक। 78 question, which of the following is the first treaty of the UN मतलब यूनाइटेड नेशन, to receive universal rectification? तो यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन पहली ट्रीटी कौन सी थी? यूएन। कौन से कन्वेंशन को सबसे पहले पहला रिसीव किया था यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन? ठीक है। राष्ट्र की पहली संधि कौन थी? ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा वाला? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन ऑब्जर्व? ठीक है, तो पहली बार ये जो ओजोन डे है वो कब सेलिब्रेट हुआ? तो वो आपका 5 सितंबर, 5 अप्रैल, 16 सितंबर, या 14 नवंबर। तो ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए सबको कि 16 सितंबर को हम हर साल ओजोन दिवस मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बेसिस पे। लास्ट क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से पूछा है CPCB का पहला स्टेटमेंट कौन सा सही है? देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पूछा है 25 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 35, 45 या 17। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 17 ऐसे पोल्यूटिंग कैटेगरीज हैं जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है फॉर द इंडस्ट्रियल कैटेगरीज। ठीक है, राइट। ऐसे कैटेगरीज बना दिए, जैसे 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज बना देते हैं ना, किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना, और पोल्यूशन को, हम प्रदूषणकारी को कैसे पहचान सकते हैं। अलग अलग इन्होंने 17 कैटेगरीज बनाई हैं, और वो 17 कैटेगरीज को रटने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कितनी है, तो 17 है। ठीक। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सेशन क्लियर हो गया होगा। 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए टोटल। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को मिलते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाकी के कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी को कल वाले सेशन में फिर कराती हूँ। 20 क्वेश्चन हम कल और करेंगे, जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा जो टारगेट है 100+ क्वेश्चंस करने का, वो भी हम अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच।